Welcome students, you are most welcome in BIMT YouTube classes and I will take your lecture in BCA second year. Subject name is Business Economics. मैं जो आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जिसके बारे में हम आगे स्टडी अपनी स्टार्ट करेंगे। तो इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। जब तक आपको इकोनॉमिक्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है होने का, ठीक है, तब तक जो है आपको जो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है इसे समझने में डिफिकल्टी होगी। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। सिंपली हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी होती है। इकोनॉमिक्स एक स्टडी होती है आपके इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट कि हाउ दे यूज देयर रिसोर्सेज एंड हाउ दे गेन मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम देयर रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी है। हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल्स, कोई भी इंडिविजुअल्स हुआ, हाउसहोल्ड, फैमिली, फर्म आपकी कंपनीज एंड गवर्नमेंट जो आपकी गवर्नमेंट होती है कि किस तरीके से ये चारों जो यूनिट्स होती हैं, जो भी इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उन रिसोर्सेज को ये किस तरीके से यूज करती हैं जिससे कि क्या ये ज्यादा से ज्यादा वहां पर मैक्सिमम गेन अर्न कर सके, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सके। तो इसी में आगे हम जब बात करेंगे तो जो हमारे इकोनॉमिक्स है इसकी कुछ डेफिनेशंस दी हैं। कुछ आपके इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन हम मेनली 3 इकोनॉमिस्ट की बात करेंगे जिन्होंने इकोनॉमिक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है एडम स्मिथ। सबसे पहला नाम क्या है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इट मींस क्या है कि इकोनॉमिक्स जो भी मनी या वेल्थ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज या जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें हम कंसीडर करते हैं इन इकोनॉमिक्स। उसमें कुछ भी आपका हो सकता है, जैसे कि सपोज करो हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट है उसके पास कहां से कैश इनफ्लो आया और किस तरीके से उसने कैश आउटफ्लो करा। इनफ्लो का मीन क्या होता है कि कहां से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट हुआ और किस तरीके से उसने उस रेवेन्यू को एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिचर किया, किस तरीके से उस रेवेन्यू को उसने खर्च किया। तो एडम स्मिथ ने सिंपल कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस ऑफ वेल्थ। अब इसके बाद आपके एक और इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने इस डेफिनेशन के अंदर थोड़ा चेंज किया। उन्होंने क्या कहा, जो इकोनॉमिस्ट है उनका वो है आपके एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा कि भाई ठीक है, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ बट इट इज द स्टडी ऑफ मैन। उन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ है लेकिन एज वेल एज स्टडी ऑफ मैन है, स्टडी ऑफ ह्यूमन है। अब उन्होंने ये क्यों कहा कि हमने पहले डेफिनेशन में क्या डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स क्या होती है कि कैश इनफ्लो आउटफ्लो, लेकिन सेकंड डेफिनेशन में उन्होंने क्या कहा कि हमें मैन की भी स्टडी या ह्यूमन बीइंग की भी स्टडी करनी होगी, क्योंकि क्या होता है कि जो भी आपके मॉनेटरी टर्म होता है, जो भी आपकी मनी होती है, उसे जो ह्यूमंस होते हैं वही उसे स्पेंड करते हैं और वही उसे अर्न करते हैं कि हाउ दे अर्न एंड हाउ दे स्पेंड, कि किस तरीके से वो अर्न करते हैं और किस तरीके से उसे वो स्पेंड करते हैं। तो एल्फ्रेड मार्शल ने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने इसमें आपका एक सेंटेंस और जोड़ा कि भाई इट इज द एज वेल एज स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब इसके बाद एक आपके एक और इकोनॉमिस्ट में है जिनका नाम है आपका रॉबिन्स। रॉबिन्स ने क्या कहा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। उन्होंने क्या कहा इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। उन्होंने क्या कहा इसके डेफिनेशन के अंदर कि इकोनॉमिक्स जो है कि जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनका हम किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइजेशन करें जिससे कि हम कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम अपनी जो चॉइसेस हैं या अपनी मैक्सिमम जो नीड्स हैं उन्हें हम फुलफिल कर सकें। अब इसमें हम जब बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करते हैं तो आप नॉर्मली होता क्या है कि जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड
जितने भी या ऑल ओवर द अर्थ जितने भी रिसोर्सेज होते हैं दे आर लिमिटेड। क्या है वो आपके? दे आर लिमिटेड। अब लिमिटेड वो किस तरीके से है कि कहीं पर कोई रिसोर्सेज जाते हैं, कहीं पर वो रिसोर्सेज आपका लिमिटेड है। तो उसमें क्या होता है कि जहां पर रिसोर्सेज आपके लिमिटेड होते हैं वहां पर वो उसे उस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, और जहां पर अनलिमिटेड होते हैं वो वहां पर उसे उस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। जैसे हम बात करते हैं जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपका पेट्रोल, डीजल या आपकी गैस आती है, तो यदि हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास बिल्कुल ये लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड से भी कम है। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम ये चीजें बाहर से इंपोर्ट करते हैं क्योंकि ये रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। यदि आप अरेबियन कंट्री में जाओ तो वहां पर क्या है कि यही सारे रिसोर्सेज जो हैं आपके वहां पर मैक्सिमम है, यही रिसोर्सेज आपके क्या है, मैक्सिमम है, अनलिमिटेड है। तो वो वहां पर उसका उस तरीके से यूज करते हैं। वाटर की बात करते हैं तो वहां पर जो वाटर रिसोर्सेज है आपका अरेबियन कंट्री में वो लिमिटेड है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स क्या डिफाइन करती है कि जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनका हमें जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए, उन्हें इफेक्टिव वे में हमें यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो फर्स्टली आप एक डिफरेंस यहां पर समझिए इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में। डिफरेंस इज दैट कि इकोनॉमिक्स इज द वाइडर टर्म एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक वाइडर टर्म है और जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है इट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स या इट इज नैरो। मींस वो वाइडर टर्म है और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है आपका नैरो टर्म है। जब हम यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर इसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर से डिफाइन करेंगे। तो इसमें मैंने सबसे ऊपर स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स आल्सो कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स को ही हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को ही हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब इसमें आगे लिखा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरली रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस। इट मींस क्या होता है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली होती क्या है कि जितनी भी हमारी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं, जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स के मेथड्स हैं, जब हम उन्हें अपने बिजनेस के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं या अपने बिजनेस में उन्हें हम अप्लाई कर देते हैं तो वो आपकी हो जाती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब आप यहाँ पर ये कहोगे कि भाई ये मैं तो बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक थ्योरी या इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स या इकोनॉमिक्स मेथड्स, ये है क्या? इसमें क्या होगा, इन्हें आप आगे भी स्टडी करोगे इन सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरीज को, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे हमने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस। थ्योरीज क्या होती हैं, जैसे आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हो सैलरी और वेजेस थ्योरीज होती हैं आपकी, जिन्हें हम अपने बिजनेस के साथ लिंक करते हैं। हमारी प्रॉफिट थ्योरी होती है जिसे हम अपने बिजनेस के साथ जो है लिंक करते हैं। हमारी रेंट थ्योरीज होती हैं जिन्हें हम अपने बिजनेस के साथ लिंक करते हैं। इसी तरह बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं, लॉ ऑफ डिमांड आपका है, ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग आपकी है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन आपके हैं। तो हम क्या करेंगे, उन सबको इंटीग्रेट जब अपने बिजनेस के साथ करते हैं तो उसे हम सिंपली क्या कहेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके आगे मैम, सोनल मैम, सोनल मैम, ये आगा विंडो काम नहीं कर रही।
हमने यहाँ पर जो अभी तक डिस्कस करा है कि व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसकी कुछ डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। जैसे पहली जो डेफिनेशन है इसकी, क्रिस्टोफर सेवेज एंड जॉन आर स्मॉल, उन्होंने सिंपली क्या कहा है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद बिजनेस एफिशिएंसी। इन्होंने भी क्या किया है कि आपकी जो मैनेजरियल या जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दोनों एक ही होती है, बिजनेस और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तो उसे हम किस तरीके से अपने बिजनेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं। इसके अलावा इसकी एक डेफिनेशन और है आगे, मिल्टन एच स्पेंसर एंड लोनिस सिजलमैन, उन्होंने भी बिजनेस इकोनॉमिक्स को इसी तरह से डिफाइन करा है कि द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाय मैनेजमेंट। इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या किया है कि भाई ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस हम करते हैं, लेकिन साथ के साथ जब हम इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस करते हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। एक तो फैसिलिटेटेड डिसीजन मेकिंग, हम कोई भी अपने बिजनेस के रिगार्डिंग यदि डिसीजंस लेते हैं तो वो वहां पर हेल्पफुल होती है। सेकंड, फॉरवर्ड प्लानिंग बाय मैनेजमेंट, या हम कोई भी एडवांस में प्लानिंग करते हैं या हम कोई भी एडवांस में वहां पर इन फ्यूचर प्लानिंग करके चलते हैं, तो वहां पर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसे यूज करके चलते हैं। अब इसके कुछ नेचर्स हैं, जैसे इसमें पहला नेचर है, सिंपल है कि इट एनालाइज टुवर्ड्स सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम। फर्स्ट नेचर क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स की कि भाई ये जो भी बिजनेस प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सॉल्व आउट करने में हेल्पफुल होती है। अब कैसे कि सपोज करो हमें सेल्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं, सेल्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम बेसिकली एक डिमांड फोरकास्टिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम स्टडी करते हैं। सेल्स में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि या तो हम सपोज करो हम सही से सेल नहीं कर, मतलब या तो हमारी सेल जो है डाउन जा रही है, ठीक है, या सेल हमारी ऊपर जा रही है लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग आपकी किस तरीके से हेल्प करती है कि वो एडवांस एक तरीके से प्लानिंग होती है कि जहां पर आप ये डिसाइड करते हो बाय सर्वे, ठीक है, बाय एक्सपर्ट ओपिनियन, या लास्ट 5 ईयर जो डेटा आपका होता है सेल्स का, उसके बिहाफ पर आप डिसाइड करते हो कि भाई इन नेक्स्ट ईयर कि हमारी सेल लगभग कितनी वहां पर रह सकती है, तो हम उसी के हिसाब से अपनी वहां पर प्रिपरेशन करके चलते हैं। सेकंड पॉइंट है कि इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग। जो मैंने आपको ऊपर बताया वही इसमें सेकंड पॉइंट में है कि ये बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो हेल्पफुल है आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और फॉरवर्ड प्लानिंग में। थर्ड वन है कि द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड द फर्म हैज टू मेक द मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। जो मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूं, मैंने क्या कहा कि वे जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो हम लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उन्हें किस तरीके से यूज करें जिससे कि हमारी फर्म जो है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट वहां पर गेन कर सके। तो उसके लिए हमें बेसिकली क्या होता है कि इन्हीं जो हमारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं इन्हें हमें अप्लाई करना होता है। इसके अलावा फोर्थ वन क्या है कि एज फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल और एक बिजनेस मैनेजर्स टेक टू प्रिपेयर द बेस्ट पॉसिबल प्लान फॉर द फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर आउटलुक। सिंपली आप जब कभी हम बिजनेस की बात करते हैं तो जो बिजनेस जो होता है वो एक तो रिस्क होता है उसके अंदर, दूसरा अनप्रिडिक्टेबल होता है। अनप्रिडिक्टेबल का मीन्स क्या होता है कि भाई हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना। अब हम रिसेंटली यदि एग्जांपल लें तो यदि हम बात करें तो जो भी हमारे बिजनेस थे या जो भी हमारी इंडस्ट्रीज थी वो सक्सेसफुली चल रही थी। अब जैसे ही आपका मार्च से कोरोना पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि जो जितने भी बिजनेसेस हैं, जो भी उनके फ्यूचर प्लान्स हैं वो सब डाउन हो गए, ठीक है। अब क्यों हो गए, क्योंकि हमने इसमें कहा है कि भाई एज फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, कि फ्यूचर जो है अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए किसी भी मैनेजर को प्रिपेयर होना चाहिए उस रिस्क को लेने के लिए और साथ के साथ अपना उसका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है उसके भी यहाँ पर वो रिस्क ले वहां पर और अपना फ्यूचर आउटलुक वहां पर प्रिपेयर करे।
फिफ्थ पॉइंट है कि इट असिस्ट द मैनेजर्स ऑफ अ फर्म इन अ रेशनल सॉल्यूशन ऑफ ऑब्स्टेकल्स फेस्ड इन द फर्म्स एक्टिविटीज। कि जो भी मैनेजर आपका होता है, ठीक है, फर्म्स के अंदर कोई भी जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज के अंदर कोई भी ऑब्स्टेकल्स है या कोई भी डिफिकल्टीज है। ऑब्स्टेकल्स और डिफिकल्टीज मींस क्या होता है, एक तरीके से कठिनाइयां और रुकावट, ठीक है। तो जो आपका मैनेजर होता है उसके पास उसका एक रेशनल एक वैलिड सॉल्यूशन होना चाहिए, जिससे कि जो भी बिजनेस एक्टिविटीज में ऑब्स्टेकल्स आते हैं या डिफिकल्टीज आती हैं वो उन्हें वहां से रिमूव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग लॉजिकल मैनेजरियल डिसीजन। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि भाई आप जो भी डिसीजंस वहां पर लेते हो तो दे शुड बी लॉजिकल और फैक्टफुल। ये शुड बी लॉजिकल और फैक्टफुल का मतलब क्या होता है कि सपोज करो आई एम द मैनेजर ऑफ एनी कंपनी, ठीक है, वो मैंने क्या डिसाइड कर लिया बिना किसी स्टडी के कि भाई नेक्स्ट ईयर हमारी जो सेल होनी है वो 1 लाख यूनिट्स की सेल होनी है, ठीक है। अब 1 ईयर चला गया, जो मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर दिया है, ठीक है, 1 लाख यूनिट्स की हमारी सेल इसके आसपास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्या करा है कि मैंने जो भी अपना डिसीजन लिया है वो लॉजिकल फैक्ट्स के बिहाफ पर नहीं लिया कि भाई एग्जैक्ट हो क्या रहा है मार्केट के अंदर या एग्जैक्ट मार्केट की सिचुएशन क्या है। तो इकोनॉमिक्स सिंपली ये कहती है कि आप जो भी डिसीजंस, बिजनेस डिसीजंस हो या जो भी मैनेजरियल डिसीजंस हो, वो सारे डिसीजन आपके जो है लॉजिकल होने चाहिए। 7th पॉइंट है, बड़ा सिंपल है 7th पॉइंट, कि जो हमारी बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स टूल्स एंड एनालिटिकल टूल्स। जो हमारे स्टैटिकल टूल्स और एनालिटिकल टूल्स क्या होते हैं कि हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम कुछ स्टैटिक्स के टूल्स यूज करते हैं। टूल्स क्या होते हैं, जैसे हम आपने रिग्रेशन पढ़ा हुआ है, कोरिलेशन आपका होता है, ठीक है, इसके अलावा आपके बार चार्ट होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, ठीक है। तो दे हैव बीन टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम्स। इसके बाद आपके आते हैं कि भाई स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसके आपके क्या क्या स्कोप है। तो इसमें सबसे पहला जो स्कोप है वो है आपका डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस क्या है कि ये एक स्कोप है बिजनेस इकोनॉमिक्स का कि कोई भी जो बिजनेस पर्सन होता है वो क्या करता है, अपनी डिमांड को एनालाइज करके चलता है। डिमांड एनालाइज में वो एक प्रोसीजर वहां पर एडेप्ट करेगा कि किस तरीके से हम अपनी डिमांड को एनालाइज कर सके कि इन नेक्स्ट ईयर या इन करंट ईयर हम कितनी सेल मार्केट के अंदर कर सकते हैं। तो वो हम डिमांड को एनालाइज करके चलते हैं। सेकंड जो पार्ट है इसमें वो है आपका कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस क्या है कि हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, उसमें क्या कॉस्ट आ रही है, कितना हम उसमें कॉस्ट को इंकर्ड करेंगे, कितना खर्चा वहां पर होगा। तो हमें वो भी एनालाइज करके चलना पड़ता है। क्यों चलना पड़ता है कि हमने कोई भी प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या बैठी प्रोडक्ट की 20 रुपीज बैठी, ठीक है, और हमें उस 20 रुपीज में जो है अपने टैक्सेस भी जोड़ने होंगे, उसमें अपना प्रॉफिट भी जोड़ना होगा। तो हमने ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हुई वो सपोज करो 23 रुपीज हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो सेम प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आपको 19 या 20 रुपीज में मिलता है। तो इट मींस क्या होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल नहीं कर पाएंगे। इन एक्सेप्शनल केस ये हो सकता है कि यदि आपकी क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है या आपका प्रोडक्ट यूनिक है, तो इसी केस में हम उसे 22 या 23 या 24 प्राइस पर हम उसे सेल आउट कर सकते हैं। तो जो कॉस्ट एनालिसिस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि किस तरह से कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए और एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट वहां पर प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि ये कॉस्ट आगे आपके सेल्स को, आपके बिजनेस को अफेक्ट करके चलेगी। इसके बाद है प्राइसिंग प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज। हम ये तो कॉस्ट की बात हुई जो हम खर्चा करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब कोई भी फर्म अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी वो प्राइसिंग डिसाइड करते हैं कि भाई हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या प्राइस वहां पर रखना है, ठीक है। वैसे मैंने आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि प्राइसिंग आपकी पॉलिसीज क्या होती है कि हम कुछ मेथड्स होते हैं प्राइसिंग के, जिनके बिहाफ पर हम अपनी प्राइसिंग सेट करते हैं। एक तो क्या होता है कि भाई कॉम्पिटिटर्स का प्राइसिंग देखकर हम अपना प्राइस रखते हैं। एक इसमें क्या होता है कि अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में यहाँ पर काम कर लेंगे। एक क्या होता है कि मुझे अपने बिजनेस को
मार्केट के अंदर स्टेबल करना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि कुछ आपका जो लॉस है वो उसे मैं क्लियर करके यहाँ पर चल सकता हूँ। जैसे जियो ने आपका किया, स्टार्टिंग में उन्होंने जियो स्टार्ट किया तो उसमें लॉस में गए, लेकिन क्या किया उन्होंने अपने बिजनेस को जो है वहां पर मैनेज कर लिया। आज की डेट में क्या है कि वो ही बिजनेस उनका प्रॉफिट में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रॉफिट मैनेजमेंट क्या होता है, इसके लिए भी आप प्रॉफिट थ्योरीज हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की थ्योरीज हैं, जिनमें हम ये सारी चीजें स्टडी करते हैं कि भाई हम किस तरीके से अपनी फर्म का जो प्रॉफिट है उसे मैक्सिमाइज कर सके और किस तरीके से प्रॉफिट को हम मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद इसका एक स्कोप होता है कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है कि कोई भी बिजनेस है उसे हम यदि रन करते हैं तो हमें कैपिटल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आपको क्या क्या चीजें होती हैं कि भाई कहां से हम कैपिटल अरेंज करेंगे, कहां से हम लोन्स अरेंज करेंगे, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन लेंगे, ठीक है, और किस तरीके से हमारे पास जो कैपिटल है हम उसे किस तरीके से एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें आती हैं कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। लास्ट में जो आपका आता है वो होता है एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है कि जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमारा जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है हम उसे स्टडी करके चलते हैं। एनवायरनमेंट दो तरीके से होता है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट को हम एनालाइज करेंगे और दूसरा हम किसे करेंगे जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट में इंटरनली बिजनेस आ जाता है और एक्सटर्नली एनवायरनमेंट में आपके कस्टमर्स आ जाएंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, आपके सप्लायर्स आ जाएंगे, आपके फाइनेंशियर्स आ जाएंगे, आपकी गवर्नमेंट आ जाएगी, और ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है हमारा एनालिसिस ऑफ बिजनेस